दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रवीश नदीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से है। और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ उमैर चौधरी साहब हैं। उमैर चौधरी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी में और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कम्युनिटी है उसमें जाने पहचाने एक नौजवान वर्कर भी हैं, क्योंकि ये अपने आप को वर्कर ही इस सेंस में कहते हैं कि इनकी जो रिलेशनिंग है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और जो इनका अंदाज़ है चीज़ों को देखने का वो बहुत इंडिजिनस, बहुत सादा और बहुत फ्रैंक है। उमैर चौधरी साहब बहुत जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ से इन्होंने राइज़ किया और अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने तदब्बुर से आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर जाने माने जाते हैं। इनका ये जो सफ़र है वो पाकिस्तान के अंदर एक अपनी मिसाल है जो पिछले ऑलमोस्ट 20-25 साल में आप लोगों ने के सामने आया। अब ये है कि पिछले 3-4 साल से हमारी जो इकॉनमी का मसला है जिस अंदाज से इन्हतात पजीर है और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जिस सतह पर खौफज़दा हैं और बैंकरप्सी की डिबेट्स भी बहुत शिद्दत के साथ चल रही हैं, वहाँ पर इकॉनमी को बहुत सारे अंदाज से डिस्कस किया जा रहा है। हमारे बहुत मारूफ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, माहिर मुआशियात हैं, वो भी इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आप अखबारों और रसाइल में या दीगर जो इल्मी अदबी महफिलें होती हैं उस पर उनको सुनते होंगे। वहाँ पर उनका एक नैरेटिव है और वो एक पॉपुलर नैरेटिव है। वो ये है कि हमारे पास टोटल इतना बजट है, इनमें से इतना बजट दिफा पे चला जाता है और इतना बजट जो है वो हमारे कर्ज़ों की अदायगी पे चला जाता है। बाद में इतना बचता है जिसको हम तालीम पर, सेहत पर या दीगर चीज़ों पर हम तकसीम कर लेते हैं। और फिर वो अपने बयानिए को एक ख़ास तरह का एक मोड़ देते हैं कि अगर दिफा वाले मामलात को हम किसी तरीके से हल कर लें, अपने जो कर्ज़े के मामलात हैं उनको हल कर लें, तो फिर सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। अब उमैर चौधरी इस हवाले से एक और पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। इनका कहना ये है कि एक तो इनकी अपनी मिसाल कि ये जो मारूजी हालात हैं इनमें इनका राइज करना और मुआशी सतह पर एक मिसाल बनना, ये एक इनफरादी सतह पर एक एग्जाम्पल बनती है। फिर ये अपने खित्ते के राउंड अबाउट्स में देखते हैं तो चाहे वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, तो वो भी हमारे सामने इस नस्ल ने उनको उभरते हुए देखा। हत्ता कि इंडिया भी, अब आपकी जो लेटेस्ट डाटा आ रहा है वो कुछ और बता रहा है कि वो ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने वेस्ट को और थर्ड वर्ल्ड को एक मिसाल के तौर पे अपने आप को पेश किया है। मैं ये समझता हूँ कि दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक फ्रंट डोर पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें हम चीज़ों को मेन गेट से तोड़ते हुए अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाके बदलते हैं। और एक पॉलिसी ये होती है कि आप अंदर रहते हुए अंदर से चीज़ों को तोड़ना शुरू करें और उसको अपने मुताबिक बनाना और ढालना शुरू करें। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहे। मेरा ख्याल है कि किसी दौर में एक किताब आई थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, बड़ी मशहूर किताब थी, नेहरू के दौर में आई और उसने इंडिया को एक ख़ास इकॉनमी का खाका दिया और वो यही था। तो हम आज के मौजू पर कुछ यूँ बात करेंगे कि जो हालात इस वक्त मौजूद हैं
किसी भी आइडियलिज्म को टच किए बगैर इन हालात में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। इस हवाले से मैं महेश चौधरी साहब से बात करेंगे। मैं पहला सवाल ये करूँगा आपसे महेश साहब कि इस मौजू की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई कि आप चाहते हैं कि मैं इस मौजू पर बात करूँगा, उसकी मुझे ज़रा पहले वजह बता दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तारीफ़ी कलमात का। आपने बहुत अच्छा मौजू को बयान भी कर दिया और ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि हम अगर इस खित्ते के अंदर 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम है और पूरी दुनिया के अंदर बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार है हर शोबे के अंदर। जब यहाँ पर तनज़्ज़ुली आई 70 के बाद से दहाई से ये शुरू हुआ सिलसिला, और हर आने वाले दिन के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती और कुछ उम्मीद भी नज़र नहीं आती। लेकिन आपकी 10 से 12 करोड़ की आवाम ऐसी है जो बिल्कुल यंग है, बच्चे हैं। उन बच्चों को ये नहीं पता कि उन्होंने मैट्रिक के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना, ओ लेवल्स ए लेवल्स में उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। तालीम हासिल करनी है तो क्या जिस तालीम को उन्होंने हासिल करना है क्या उसमें उनको नौकरी मिल जाएगी? तालीम कुछ है, करियर कुछ है, और ये गैर यकीनी की कैफियत बढ़ती चली जा रही है। आज़ाद वही मुल्क हो सकता है, पॉलिसी वही बना सकता है जिसकी मईशत आज के दौर में बेहतर होगी। आप जितनी भी बात कर लें कि पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं, इस वजह से नहीं है चूँकि आपकी मईशत कमज़ोर है। तो आपका ये बुनियादी मसला इस वक्त मईशत आप अपनी ठीक कर लें तो ठीक। आपने अभी जिस तरह से इंडिया का जिक्र किया, कल की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी जो है वो डिक्लेयर हो गई। इंग्लिस्तान को उन्होंने पीछे छोड़ा और अब 5वीं बड़ी इकॉनमी। अब यहाँ पर जो मसाइल है उसके वो सबको पता क्या मसाइल हैं, वो थोड़े आज डिस्कस भी कर लेंगे, बुनियादी तौर पर उनको थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन उसका जो हल हमारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, अगर यही हल है तो फिर पिछले 20-30 साल से हम तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वो कौन सा रास्ता है जो हमें तरक्की की तरफ लेके जाएगा? तो इस मौजू पर बात करने के लिए इस वजह से ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा आप तकरीबन डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़े हुए इस वक्त। आपके जो इस टाइम फॉरेन रिजर्व्स हैं आपके पास, और कोई पॉलिसी आपके इख्तियार में तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी। IMF भी आपके ऊपर जो है वो शर्तें लगाता है, जिसमें कुछ तो मेरे लिहाज से बेहतर भी हैं उसमें से। लेकिन आप अगर अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शायद पॉलिटिशियन उस टाइम कर भी नहीं सकते, चूँकि उन्होंने इतनी सख्ती से हाथ आपके बांधे होते हैं। तो आपकी इकॉनमी को ट्रैक पर रखने के लिए उन्होंने ये हाथ आपके बांधे होते हैं। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा जो है वो मसले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और एक मैं इंटरफेयर करूँगा। एक बात आपने कही, क्योंकि आप मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं, चीज़ों को उस एंगल से देखते हैं जी कि हमारे यहाँ पर भी एक इकॉनमी के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ और जिसमें एक उम्मीद की वो सतह जिसको आप देखते हैं जी वो नज़र नहीं आती, अमूमी तौर पर भी नज़र नहीं आती। जी 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 कि हम को चाहिए कि अब आप कनाडा के वीज़ास जो है ना वो अप्लाई कर लें। हमने शिकस्त, दिमागी तौर पर शिकस्त को कबूल कर लिया। जो एक नफ्सियाती रवैया है, इसकी भी मुझे थोड़ी सी वजह बताएं ताकि मैं आपके टॉपिक की तरफ दोबारा। देखिए, उसमें ये है कि एक तो मईशत को जब आप डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर गैर यकीनी की कैफियत बहुत बढ़ चुकी हुई है। रोज़गार के मौके को इतने ज़्यादा हैं नहीं, जिस तरह मैंने बताया। तो जब एक इंसान, उस इंडिविजुअल भी उस प्रेशर के अंदर आता है और दिन रात उसको फेस करता है, अपने बजट को फेस करता है, तो वो ख़ुद भी मायूसी फैलाने के लिए एक ज़रिया बन जाता है। चूँकि वो ख़ुद दिन रात उस प्रेशर को फेस कर रहा है, तो वो फिर मायूसी जो है ना वो उसके अपने ऊपर भी होती है। ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब एक इधर ही के एक प्रोग्राम के अंदर, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, तो एक सवाल ऑडियंस में से किसी ने पूछा था कि क्या हल है इसका, तो जवाब ये दिया गया कि आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दें। तो मैं इससे थोड़ा सा जो है वो इख्तलाफ करता हूँ। इस मुल्क के अंदर रहकर मुहिब्बे वतन वही हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा ख़ास इस हवाले से ग्रेड नहीं करता कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। वो अपनी ज़रूरत के तहत भेजते हैं, उनके पीछे घर वाले होते हैं। जो लोग यहाँ पर रहकर माशरे का मुकाबला कर रहे हैं, दिन रात इस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम से लड़ रहे हैं, दिन रात यहाँ के मसाइल को फेस कर रहे हैं, लोड शेडिंग को फेस कर रहे हैं,
वो असल में मुजाहिद है, जो इसके अंदर रहकर इसकी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ पर रहकर लोगों को 500,000 लोगों को रोज़गार के मौके दे रहे हैं। असल के अंदर वो प्लेयर हैं कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उन्हीं को स्टेक होल्डर्स बनाने की ज़रूरत है, उन्हीं से आइडियाज़ लेने की ज़रूरत है। आपका लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट को आप बिठा लीजिए बजट के ऊपर कि आइए जनाब बात करें, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और पिछले 20 साल से मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट के अंदर अपनी दे देंगे। और आपका जो इकॉनमी चलाता है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ इकॉनमी, चाइना ने तरक्की की है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। लार्ज इंडस्ट्री का परसेंटेज जो है वो 7-8%, 10% से ज़्यादा नहीं होता। ये आज हमारे यहाँ जो है जो मिसाल दी जाती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है जी। तो आप समझते हैं कि क्या हमें वो बहुत प्रॉफिट दे रही है, या हम उसकी बुनियाद पर सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए, आपकी जो 70% एक्सपोर्ट है वो इस वक्त टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जो है वो है, लेकिन उसके अंदर भी इस वक्त कुछ ख़ास आप तरक्की कर नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपका बांग्लादेश ने ले लिया। उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर की तफसीली बात हो सकती है, लेकिन जो पॉलिसी बनाते वक्त टेक्सटाइल को भी देखने, एक तो आपको नए एवेन्यूज़ खोलने हैं, लेकिन पॉलिसी बनाते वक्त जो आपको टेक्सटाइल को देखने की ज़रूरत है, उसमें अहम बात यह है कि अगर आपकी 30 बिलियन की या 32 बिलियन की एक्सपोर्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस एक्सपोर्ट के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी इंपोर्ट कितनी है। उसी शोबे ने उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक टी शर्ट बनाने के लिए, एक टॉवल बनाने के लिए, एक जो है बेडशीट बनाने के लिए टेक्सटाइल के, या यान को एक्सपोर्ट, उस एक्सपोर्ट के अंदर अगर आपने एक 100 यूनिट की एक्सपोर्ट की है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसके अगेंस्ट आपका डाइज इंपोर्टेड है, आपकी जो है सनरीज एसेसरीज जो अगर उसके ऊपर आती हैं, केमिकल्स आपके इंपोर्टेड है, तो आपने उसका नेट रेशो देखना है कि अगर आपने उसके अगेंस्ट इंपोर्ट कितनी की, और उसके लिए अगर आप अपनी अलाइड इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें तो यही 32 बिलियन की इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का एक डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, चूँकि उससे आपकी जो 82 बिलियन की इंपोर्ट है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई है, उसमें लगभग 10 बिलियन का फ़र्क आ जाएगा। अगर आप अपनी अलाइड इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको जितनी चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ पर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लगाइए, उनको मजबूत कीजिए, ताकि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आप कहते हैं कि आपको कारें यहाँ पर हम मुकामी तौर पर तैयार कर रहे हैं, अच्छा आप बताइए कि जो मुकामी कार आप इस वक्त तैयार कर रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, उस कार की इंपोर्ट वैल्यू क्या? आप इंजन वहाँ से लेते हैं, यहाँ पर कोई 5 से 10% चीज़ें, कोई सीट ले लेते हैं किसी एक आधी कंपनी से, कोई हैंडल ले लेते हैं, और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें बाहर से आ जाती हैं। उसके लिए आप इंपोर्ट के पैसे पे करते हैं, CKD यूनिट उसको कह देते हैं, और वो यहाँ कर असेंबली लाइन लग जाती है, चाहे टोयोटा है चाहे कुछ है। तो आपकी इंपोर्ट के वो सारे डॉलर्स, और फिर वो जो कंपनियाँ यहाँ पर उन्होंने रजिस्टर्ड कराई हैं, फिर डिविडेंड की सूरत के अंदर भी मुनाफा वो बाहर ले जाते हैं। पहले इंपोर्ट की सूरत में पैसे बाहर चले गए, फिर उसके उन्होंने जो मुनाफा कमाया उसका डिविडेंड भी जो है वो लीगली पाकिस्तान से बाहर लेकर जा सकते हैं। तो आपको मुकामी सतह के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना होगा, ये बहुत अहम है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप जो है दिखाने के लिए कह दें कि होंडा भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, टोयोटा भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सुजुकी भी लोकल आपको देखना होगा कि उस लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंपोर्ट्स कितनी। आपको वो जो 82 बिलियन डॉलर का, देखिए ऑयल आपके काबू में नहीं है। एक आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता कि अगर 100 टीवी के ऊपर अगर एक जो है वो स्लाइड चल रही है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $125 पर बैरल हो गया। एक आम आदमी को क्या पता कि एक बैरल के अंदर कितने लीटर्स होते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लगता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। आप उसको सादा लफ्ज़ों में बताइए कि 172 लीटर 159, एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। 172 मेरा ख्याल है, गालबन मैं कोई ऑयल का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन और इसकी आपकी कॉस्ट जो है आज के 90 के ऊपर ये इस वक्त खड़ा है, तो तकरीबन को गवर्नमेंट को ये सारे टैक्सेस डालकर कोई 170-80 रुपये के लगभग पड़ता है, जो ये 225 रुपये का। अब अगर ये उठकर कीमत चली जाती है इसकी 150 के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आपका इंपोर्ट का बिल कुदरती तौर के ऊपर बढ़ जाएगा, और ये आपके इख्तियार के अंदर नहीं है कि आपको इसको कैसे कंट्रोल। हाँ, आप राशनिंग कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कुछ मुमकिन हल में से ये सारी बातें हैं कि आप कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन
पीछे आपका 1 साल पहले के करीब जो है ये $10 पर बैरल के ऊपर भी आ गया था। और आपकी ब्यूरोक्रेसी ने सिर्फ खौफ के मारे, जो मुल्क के अंदर हालात थे, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने स्पॉटेड सौदे जो है नहीं उस वक्त किए कि आपके ऊपर कोई केस ना बन जाए। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी थी और रिफाइनरी की कॉस्ट देनी थी, और आपके पास सस्ता तेल होना था। आपने सस्ती गैस के सौदे नहीं किए उस वक्त। ये आपके इख्तियार में नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। जो भी कोई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहली तो यही दुआ करती होगी कि ऑयल की प्राइसेस 50-60 के लगभग रहे, लेकिन ये आपके इख्तियार में नहीं। लेकिन जिस तरह से आपकी बकाया इंपोर्ट्स हैं वो आपके इख्तियार के अंदर हैं, इसकी कुछ राशनिंग कीजिए और अपनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि अलाइड इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक आपका इंपोर्ट का बिल नीचे आएगा, दूसरा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आपके जवानों को अपने मुल्क के अंदर रोज़गार मिलना शुरू होगा, आपकी स्किल्ड लेबर जो है ना उसकी क्वालिटी बेहतर होनी शुरू होगी। तो ये चंद बातें हैं कि जो मैं समझ। ज़रा मुझे अब आपने टेक्सटाइल के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपने देखा है, जी तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जी आप देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी का, जी उसको आप कैसे लेते हैं, वो ज़रा मुझे बताइए कि ये बजटिंग है, ये चीज़ें हैं, और फिर ताकि आप जो है हमें बता सकें कि इसके अंदर यहाँ जहाँ होल हैं, जहाँ पर आप जी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर मैं प्ले कर सकते हैं। उसमें से कुछ डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त जो हमारा बजट बना है 22-23 का, उसमें आपका अब सादी ज़बान में ये समझ लीजिए कि 9500 अरब रुपए का ये बजट है इस वक्त जो हमने इस फाइनेंशियल साल में बनाया है। इस 9500 में से 4000 रुपये हमें सूद की मद में अदा करना, जो हम ले चुके हैं। 130 अरब की डेट सर्विसिंग इस टाइम है, 130 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है इस वक्त, जो 2008 में मुशर्रफ के दौर के ख़त्म होने पे, चूँकि उस वक्त पैसे कुछ बाहर से आ रहे थे, तो 36 अरब था। और ये 3 जमहूरी हुकूमतों के अंदर ये 130 अरब पहुँच गया, जिसका सिर्फ सूद 4000 अरब है जो आपको देना ही देना। और ये हर आने वाले साल के साथ बढ़ता क्यों जा रहा है, उसको हम 2000 रुपये आपके 9500 के बजट में से आपको फौज को देने, क्योंकि आपको डिफेंस के ऊपर ये पैसे खर्च करने। तो ये टोटल बन गया 6000 रुपये। अब इस 6000 में से जो 3500 बच गया, इसके अंदर आपको डेवलपमेंट भी करनी है, एनएफसी के लिए सूबों को भी पैसे देने हैं, सेहत को भी देखना है, तालीम को भी देखना। अब इस 2000 को अगर मैं सिर्फ देख लूं, अगर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए, तो इस 2000 को अगर मैं देख लूं तो बांग्लादेश के अंदर, अच्छा इसी बांग्लादेश के अंदर अभी आपने जिक्र किया कि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उन्होंने पिछले साल 700 अरब रुपया रखा तालीम के लिए, 600 अरब रुपया रखा सेहत के लिए, और सिर्फ 500 अरब रुपया रखा अपनी दिफा के लिए। 1800 अरब रुपया, जबकि हमने अकेले ने 2000 अरब यहां पे डाल दिया। अब इन दो चीज़ों को, जिस पे मैं कह रहा था कि ये तो तमाम इकोनॉमी वाले आपको यही बात ही बताएंगे, अब क्या इसके ऊपर इख्तियार है कि हम यहाँ पर रहते हुए इस 2000 को कम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, इसका कोई जो है ना वो हल मौजूद नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, आपका लास्ट ईयर 82 बिलियन की इंपोर्ट्स है और 32 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है और 30 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस है। तो ये हो गया 62, ये हो गया 82, आपका डेफिसिट है 20 का। अब ये 20 के पैसे आपको कर्जा लेकर पूरा करना। अब हल बिल्कुल सादा सा है कि अगर इसी इक्वेशन को उलट कर दिया जाए, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है 82 हो जाए, इंपोर्ट्स 62 हो जाए, ये इक्वेशन बिल्कुल तब्दील हो जाए, आपके पास 20 का सरप्लस आ जाए, तो आप 6 महीने में ये जो 130 का कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, 130 बिलियन का, ये 6 साल में आप इस कर्जे से बाहर निकल जाएंगे, या 10 साल में निकल जाएंगे और 10 आप अपनी
सेहत, आवाम, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लगाएं। जब तक आप अपने बजट के अंदर इन चीज़ों में तरक्की कैसे होगी, तरक्की उसी सूरत में होगी कि ये इक्वेशन बदल जाए। इस इक्वेशन को बदलने की क्या तरीकाकार है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सूरत के अंदर आपका ये तनज़्ज़ुली जो है ये दीवार के ऊपर लिखी हुई है। जब तक आप इस इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे, आप कर्ज लेते रहेंगे, उस कर्ज से वो जो 4000 का सूद आप दे रहे थे वो बढ़ता चला जाएगा, वो हर आने वाले अगले साल के अंदर वो 5000 हो जाएगा। जब 2018 की गालबन फिगर्स के मुताबिक जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट यहाँ से गई है तो 14 या 15 बिलियन के लगभग आपका 1500 अरब जो था आपका डिफेंस का था, डेट सर्विसिंग थी, आप सूद की मद के अंदर देते थे, और 1300 अरब आपका फौज का बजट था। 1500 आप सूद की मद में देते थे और 1300 आपका फौज का बजट था, जबकि आज मैंने अर्ज की कि वो 1500 4000 पहुंच गया और 1300 2000 पहुंच गया। फौज का बजट आज आपका 1300 से 2000 4 सालों में पहुंच गया, और कर्जों की मद में आपने जितने पैसे लिए ये पिछले 14 साल के 3 जमहूरी हुकूमतों के अंदर, उससे वो 1500 से उठकर 4000 तक पहुंच गया। तो इससे ग्राफ का खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर अब ये ग्राफ और कितनी तेज़ी से जाता जाएगा, कितना अरसा दोस्त ममालिक आपको पैसे देते रहेंगे। अब मुमकिन हल की जब हम बात करते हैं उसके अंदर हम सबको पता है कि अच्छा माहौल होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्या हम अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं? आम आदमी के इख्तियार में इसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, क्या हम रियासत से मज़हब को अलहदा कर सकते हैं? नहीं, आम आदमी के पास इसकी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं। क्या हम फौज के दायराकार के अंदर घुसकर कुछ बजट को कम कर सकते हैं? नहीं, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो फिर पॉसिबिलिटी बचती है क्या, इम्कानात बचते क्या? इम्कानात ये बचते हैं कि जी आप तैयार करें, आपके पास वीकनेस भी वही है और स्ट्रेंथ भी वही है, आबादी जहां आपकी एक वीकनेस भी है। आप तैयार करें पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहां पर अपने जवानों को तैयार करें। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मैन पावर की ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ इंडिया आईटी के लोग भेज रहा है, वो एक आदमी कितनी रेमिटेंस भेजता है, और आप टैक्सी ड्राइवर भेज रहे हैं, वेस्ट भेज रहे हैं। उसमें भी आप कुछ स्किल्ड लेबर तैयार कर कर भेज सकते हैं, अच्छे प्लम्बर तैयार कर सकते हैं, आप अच्छे कारपेंटर तैयार कर सकते हैं। तो उसके ऊपर सरकारी सतह पर कुछ इदारे ऐसे बनाए जाए, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए, जिसमें उनको सलाहियत सिखाई जाए और फिर उनको प्रॉपरली एक्सपोर्ट किया जाए। वो गैर कानूनी तरीके से पूरी दुनिया में जो आपके लोग 2-2 लाख एजेंट्स को देकर भाग रहे हैं, उसके ऊपर सरकार बैठे और काम करे। अपनी ब्यूरोक्रेसी को आप बिठाएं। जो अंग्रेज़ के दौर का आपने एक निज़ाम बनाया है कि एक सुर्ख फीता और एक वो साहब बैठे हुए हैं और वो एक CSS का एग्ज़ाम कर कर आ गए, एक एवरेज सतह के 2 महीने इरीगेशन में काम किया, 2 महीने डाक में किया, 2 महीने कहीं और किया, और 20 साल बाद वो एक तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट कहलवाना शुरू हो गए, जबकि उनको पता कुछ भी नहीं। तो आप अपनी पॉलिसी तैयार करें। सबसे पहले आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिठाकर जो आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, अगली लगाने से पहले जो एग्जिस्टिंग है उसको तो चला लीजिए। और टैरिफ लाइन 1400 से 2000 टैरिफ लाइन है जिसके ऊपर आप अपने स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उन टैरिफ लाइन को एडजस्ट कीजिए। एक सस्ता खाम माल ही एक प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट को या बढ़ने वाले बिजनेस को आगे चला सकता। आपने FTA के जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ किए हैं, जिसमें वो वन साइडेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर से उन ममालिक की एक्सपोर्ट है, आपको उनकी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं, और आप बड़ी मामूली ड्यूटी पर 5% 3% के ऊपर आ रहे हैं। अंडर इनवॉइसिंग को रोकिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अदलिया भी नहीं, पुलिस भी नहीं, सबसे करप्ट महकमा अगर मेरी नज़र के अंदर एक है तो वो कस्टम्स है। आप सबसे पहले अपनी उन टैरिफ लाइन को एडजस्ट कीजिए। अभी ये कल के वो सोशल मीडिया और अखबारात में आ रहा है कि लंदन में एक बेंटले कार चोरी हुई और वो कराची में बरामद हुई। अब वो कैसे निकली और कराची कस्टम से निकलकर इस्लामाबाद के एक घर के अंदर और कराची के एक डिफेंस के घर के अंदर प्रॉपरली क्लियर होने के बाद वो आई। आप सदर पाकिस्तान को कह दीजिए कोई कंटेनर इंपोर्ट कर ले और स्पीड मनी दिए बगैर उसको क्लियर करा के दिखा दें।
तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बराबर की जिम्मेदार है। कराची पोर्ट के ऊपर एक जो आपका ये हेड होता है, मुझे उसका ओहदा इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, वो 1 अरब रुपए की, आज से कुछ 10 साल पहले 1 अरब रुपए की 1 साल के लिए सीट बिकती थी। चूंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट से इतना रेवेन्यू जनरेट होता था, हर रोज सैकड़ों की तादाद में कंटेनर निकलते हैं और हर कंटेनर के ऊपर 10,000 से 2 लाख रुपया स्पीड मनी आप वसूल करते हैं वहाँ पर। तो उस सारे निज़ाम को, क्योंकि जब यंग लोग जिनको आपने नए एंटरप्रेन्योर्स जब लेकर आना है, आपने मेरी मिसाल दी, मैं इन तमाम चीज़ों से लड़कर यहाँ तक आया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत, मैं हर इंसान जो है वो इतने स्टील नर्व्स का हो जाए कि इन तमाम चीज़ों से लड़कर, हम इंसान हैं और एक ख़ास जगह के ऊपर हमें एक मुवाफिक माहौल चाहिए जो सरकार का काम है कि दे। हमने कोई माइक टाइसन तो पैदा करने नहीं कि हर मुहाज के ऊपर जाए और वो लड़ना शुरू कर दे, बॉक्सिंग शुरू कर दे। तो आप ये समझते हैं कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, जो इक्वेशन आपने बताई भी है जी, ये आपने जो चंद बातें बताई हैं, ये इस चीज़ों को बैलेंस कर देगी? हाँ, इंपोर्ट इस वक्त आपके पास डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा हल भी मौजूद नहीं है कि आपको अपनी इंपोर्ट्स को, आपको गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल टेलीफोन आप अपनी निकाल के देखिए, आपको क्या, आपकी कौम को टिकटॉक बनाने के लिए ये 3 लाख 3.5 लाख के आईफोन की ज़रूरत है और उसकी इंपोर्ट के ऊपर आपको इतने पैसे दे। देखिए ना, वो स्मार्ट लोग हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बड़ी हम इंडस्ट्री लगाते हैं, 5,000 लोग उस टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम करता है, उसकी टोटल प्रोडक्ट बिकती है $10 की। वो एक कमीज़ की $10 है। वो एक टेलीफोन भेजता है $1,400 का, एक ये भेजता है आईपैड $800 का, वो एक भेजता है लैपटॉप $1,500 का। आप 5,000 बंदे की इंडस्ट्री लगाकर $10 की आउटपुट निकालते हैं। वो छोटे से क्यों? वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करते हैं। वो 20 से 25 साल का साइकिल है। ये 20 से 25 साल के साइकिल के अंदर आज अगर आप अपनी तालीम के ऊपर, इस 2,000 अरब में से मुझे किसी से जंग नहीं करनी। प्याज, आपका दुनिया के अंदर प्याज के सबसे बड़े प्रोड्यूसर जो है चाइना एंड इंडिया, नंबर 1 एंड नंबर 2। आप यूएई से अपनी पूरी करने के लिए प्याज मंगवा रहे हैं। यार, वागा से आधे घंटे की ट्रेन के अंदर प्याज आ जाता। और प्याज हिंदू मुसलमान प्याज नहीं होता, केला हिंदू मुसलमान केला नहीं होता, टमाटर हिंदू मुसलमान नहीं होता। आप यहाँ से खोलिए ट्रेड, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी। मैं उसको कुछ चीज़ भेजूँ, वो मुझे भेजे, हम अपनी करेंसी में डील कर लें। हमें यूएस के डॉलर्स के ऊपर जाने की ज़रूरत ही क्या, क्यों पेश आए? मुझे सबसे अच्छा, और 1,000 अरब जो मैं यहाँ से लड़ाई ना करने 1,500 निकालूँ, वो मैं तालीम के ऊपर लगाऊँ। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी एक यूनिवर्सिटी बने जो हार्वर्ड को या MIT को या ऑक्सफोर्ड के लेवल की हो। आज भी पाकिस्तान के अंदर हम 10 से 15 अरब रुपए के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि 1,500 अरब निकलना है यहाँ से। आप 15 साल ये पैसा अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, तो 20 साल के बाद आपका मुल्क तब्दीली की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आप वो दिमाग पैदा करेंगे जो इस सोच के काबिल होंगे कि उनको, अभी हम इंस्टीट्यूट्स में भी गधे पैदा कर रहे हैं, और जो जनरली हमारी कौम का एक हाल भी हो गया हुआ है, हम तनज़ली सह सहकर अब हम बिल्कुल, हम ज़हनी तौर पर शिकस्त मान बैठे हुए हैं कि हम शिकस्त खुर्दा कौम है और आगे जाने का चूँकि रास्ता कोई नहीं। रास्ता आपको तालीम से ही बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें चलेंगी तालीम से। जब इंसान जो है वो तालीम याफ्ता होगा, ट्रेंड होगा, उसी से ही इन मसाइल के, फिर इंडस्ट्री भी चलेगी, फिर नई सोच भी आएगी, फिर आप अपनी मैन पावर भी जो एक्सपोर्ट करेंगे, वो टैक्सी वाला $2,000 नहीं घर भेजेगा, फिर वो IT का हेड लगेगा जाकर और वो $20,000 की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आएगी। जो फॉरेन रेमिटेंस आप समझते हैं कि यूँ, जब आप वैल्यू एडिशन में जाना है ना, मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि वो आपको $1,200 का आईफोन बेच रहे हैं, वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप आज भी $10 की चीज़ बेच रहे हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर इस फ़र्क को भी मिटाना है, इंडस्ट्री को भी चलाना है, और रीढ़ की हड्डी जो है वो लार्ज इंडस्ट्री नहीं है। आपके स्टेक होल्डर्स, इन्होंने जो बजट बनाते हैं, अभी देखिए ना ये टेप उसकी आ गई तरीन साहब की, आपके पास बैंक्स भी हैं, आपके पास सारी चीज़ें भी हैं, और आप मुल्क के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर वो ठीक है तो, मैंने को फ्रांजिक तो नहीं किया, लेकिन अगर वो मुबैना तौर पर अगर वो ठीक चीज़ है, तो आपको इस मुल्क ने हर चीज़ दी, इज़्ज़त दी, आपको दौलत दी, आपको वज़ीर ख़जाना 2 दफ़ा बनाया, और आप चाहते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग इस वजह से आपकी हो रही है, तो आप समझते हैं कि IMF से आप डील करके पाकिस्तान को नीचे ले जाए। तो बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं, आप
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बांग्लादेश, चाइना ने पिछले 30 साल में जो तरक्की की है, उन्होंने अपनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एम्पावर किया, अलाइड इंडस्ट्री को एम्पावर किया। तमाम लोग, जो खराद वाला था उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान आज भी चाइना में नहीं आती, वो अपनी ज़ुबान में उसको सिखाकर उन्होंने जो है वो ट्रेन कर दिया। आज उसका बच्चा अंग्रेज़ी भी पढ़ कर आ रहा है और तरक्की भी कर रहा है। 20 से 25 साल में खुद ब खुद हालात जो, लेकिन जो 50 साल का खरादिया था वो वहाँ पर वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने बना दिया, क्योंकि माहौल इस तरह से दिया। मैंने एक दफ़ा बहुत साल गुजरे गोंगडोंग, वहाँ पर हांगकांग के साथ एक प्रोविंस है, उसके गवर्नर थे मिस्टर शोए, एक महफिल में उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मिस्टर शोए, ये इतनी तुम सब्सिडी देती हो अपनी लोगों को, क्यों इतनी सब्सिडी तुम अफोर्ड किस तरह से करते हो? 7 से 10% तक बिल्कुल बेसिक इंडस्ट्री को भी तुम सब्सिडी दे रहे हो, इसके ऊपर कैसे इतनी सब्सिडी अफोर्ड करती है गवर्नमेंट? वो कहता है कि हमारा, अगर ये 1.25 अरब की आबादी है, अगर हम इसको काम पे नहीं ना लगाएंगे तो उसके बाद जितनी हम सब्सिडी देते हैं इससे कहीं ज़्यादा पैसे लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मसाइल और सेहत और बाकी चीज़ों पर खर्च करने पड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सुबह काम पर जाएं और शाम को आएँ और जीडीपी और प्रोडक्टिविटी में ये अपना हिस्सा डालें, मेहनत करें। हमारे बच्चों को मेहनत करना भी आपने भुला दी। स्पेशली ये पिछला जो 3 साल से 4 साल गुजरा है, जो हम एक ज़ेनी खलफशार जो है ना की तरफ एक कौम चल पड़ी है, हम तो इस वक्त वो भी भूल गए हैं, हम बुनियादी तमीज़ भी भूल गए, काम करना भी भूल गए, सिर्फ नारे मारने आते हैं इस टाइम हमारी यूथ को। बहुत माजरत के साथ बच्चे और बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे इस बात से, क्योंकि लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी भी इन्हीं पर ही इन्वेस्टमेंट करनी, इन्हीं के ऊपर ही, तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है कि जो इनको आगे लेकर जा सकती है। इसकी तफसील में हम बिल्कुल जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, कि अगर आप अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं करते हैं और अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा नहीं करते हैं, आपके पास इस वक्त कोई चारा नहीं। आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, कुछ दोस्त मुल्कों ने आपके पास पैसे रखवाए हैं, कितनी देर आप उसके ऊपर चल लेंगे? इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या ख़तरनाक और नज़र आ रही है कि 9500 के बजट में से 4000 आपने सूद की मद में दे दिया, जो 2017-18 में जब मिफ्ता इस्माइल, जब जो अभी वज़ीर ख़जाना है, इससे पहले भी शायद खाकान की हुकूमत थी, तो तब ये 1500 अरब था उस वक्त। ये तो सिर्फ 4 सालों में ये 1500 से आपकी डेट सर्विसिंग 4000 अरब पर आ गई। आपके पास अगर आज आप कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, ये प्लॉट बेचने वाले सिलसिले से नहीं बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपने उसी को एक इंडस्ट्री बनाया हुआ है। एक प्लॉट है, वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, वो पड़ा 4 करोड़ का हो गया। इस्लामाबाद के अंदर अभी ये पीछे पता की है, इतनी ज़्यादा कि एक 4 मरले का सिर्फ प्लॉट है 16 करोड़ रुपए का। अरे भाई, वहाँ से तेल निकल रहा है क्या? क्यों 16 करोड़ रुपए का? अब जिसका ये प्लॉट या जिसकी ज़मीन बगैर किसी उसके ऊपर मेहनत लगे, वो 4 करोड़ का या 5 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट हो गया, उसने 30 लाख का लिया था। अब क्या होगा? ये वेल्थ एक ऐसी लग्जरी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेगी। वो 5 करोड़ का बेचेगा, वो लैंड क्रूज़र गाड़ी लेगा, रोलेक्स की घड़ी खरीदेगा, मोबाइल टेलीफोन लेगा, और उससे आपके इंपोर्ट के बिल पर फिर फ़र्क पड़ेगा। चूँकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही पूरी इकॉनमी चल रही है, हमारा जितना भी निज़ाम जो है कैपिटलिज्म का, वो डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद। तो आपकी जैसे ही वो लग्जरी प्रोडक्ट की डिमांड निकलेगी, वहाँ पैसे की सप्लाई आएगी, साथ ही उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अब उसने एक पैली बेची, एक मुरब्बे में से उसने एक किला बेचा, वो शहर आ गया, अब उसके पास पैसे हैं, तो वो तमाम वो चीज़ें ख़रीदने के लिए, अब उसके ऊपर चूँकि डिमांड क्रिएट हो गई, तो फिर इंपोर्टर उसको मंगवाएगा भी, और फिर वो बिकेगी, और आपके मुल्क से पैसा जो है वो फिर बाहर निकलना शुरू हो गया। तो 5 से 10 साल के लिए आपको एक इमरजेंसी लगानी होगी यहाँ पर। उस इमरजेंसी के अंदर आपको, हमें लग्जरी आइटम नहीं चाहिए, हम 10 साल के बाद गाड़ियाँ ले लेंगे, 5 साल के बाद गाड़ियाँ ले लेंगे। आपको तमाम चीज़ें लोकल बनानी है, जिस तरह इंडिया अपने मॉडल के ऊपर बना रहा है। चाइना में बेतहाशा मोटरसाइकिल और गाड़ियों के ब्रांड्स बेतहाशा लोकल जो है बन रहे हैं। और दूसरा, जितने हमारी यंग जनरेशन बैठी है, जितनी ये यूथ हमारी जितनी बैठी हुई है, इनको कोई आपने रोड मैप देना है, इनको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि इन्होंने करना क्या। ये बिल्कुल इन पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा। इन तालीम के ऊपर आपको पैसा लगाना है, इदारे आपको बनाने हैं। जिसको टेक्निकल तालीम चाहिए उसको टेक्निकल तालीम दीजिए, जिसको साइंस की चाहिए उसको साइंस की दीजिए, जिसको आर्ट्स की चाहिए उनको तालीम याफ्ता करें। फिर इनके दिमाग इतने ज़रखेज़ होंगे कि ये खुद माशरे के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे।
हम हर लिहाज से गिरते 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 जो है ना वो नीचे इतना आ गए हैं कि हमारे तमाम मामलात इस पूरे मुल्क के अंदर हम 1 किलो खालिस दूध नहीं ले सकते। हमारी मस्जिदें सब भरी हुई हैं, लेकिन मुझे पूरे मुल्क के अंदर 1 किलो खालिस दूध, फिर एजुकेशन ना होने के बराबर है कि इस्लाम में वो तो हराम है, जुआ हराम है, पांसे हराम है, जुआ हराम है, लेकिन हर साल एक बेटी पैदा हुई तो फिर जुआ खेला जाता है कि 7-7 बेटियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि बेटा नहीं हो रहा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एफबीआर के मामले को सामने रखें जी और आईएमएफ के, और आई मीन सारा जो एक जोर है जी इंटरनल सतह पर, वो टैक्स कलेक्शन पर भी है। जी तो अब ये जो एक आम बंदे के ऊपर जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जी आप भी आप इसकी फेवर में हैं और आप समझते हैं कि ये चीज़ों को इसकी बुनियाद पर भी सेटलमेंट दी जा सकती है? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि टैक्स सबको देना चाहिए और पूरा टैक्स देना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर इसको बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। ये बहुत बड़ा क्राइम है फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर कि अगर आप हर चीज़ से बच सकते हैं लेकिन अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से, देखिए, आपके अपने मुफादात होते हैं, उन मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते करते आप इदारे तबाह करते हैं। इस वक्त 1800 बिलियन 1800 अरब हर साल स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन के ऊपर नुकसान हो रहा है। 1800 अरब। पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स, देन ये आपकी ये जो बिजली बनाने वाली कंपनियां, 1800 अरब अगर आपका तालीम पर लगे तो हमारे बच्चे कितना कुछ सीख सकते हैं। 10 साल में कितना फ़र्क पड़ेगा। आपकी हुकूमतों का काम कारोबार करना थोड़ा है, आप बेचिए, इनको बंद करिए। अब वहाँ पर क्या है कि पीआईए के अंदर पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल भर्तियाँ की, आपको एक इदारा मिल जाता है, फौजी सरबरा लग जाता है और 6000 लोग हम 5000 भर्ती कर लेंगे। इदारे के अंदर गुंजाइश ही नहीं है इतनी। आप पर प्लेन टू मैनेजमेंट रेशो निकाल के देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक जहाज़ के ऊपर मुलाजिम पीआईए के ऊपर। चूँकि आपको वोट लेने हैं, आपको नौकरियां बांटनी हैं, तो आपने उनमें बंदर बांट करके इदारों को तबाह कर दिया आपने। तो 1800 अरब तो सिर्फ आपका इस खाते के अंदर जा रहा है। टैक्स देने के ऊपर आपके मुफादात आ गए। इंतहाई बेहतरीन कदम उठाया मिफ्ता इस्माइल ने, आई मस्ट अप्रिशिएट, ये पिछले महीने कि हर दुकानदार, क्योंकि यहाँ पर टैक्स देने का एक तो रवाज नहीं है, दूसरा एफबीआर से खौफ भी है, चूँकि वो उतनी कलेक्शन सरकार के खाते में नहीं जाती जितनी एफबीआर के अंदर इकट्ठी हो जाती। तो बहुत अच्छा उसने इकदाम उठाया कि तमाम वो दुकानदार जिनकी बिजली का बिल 10,000 रुपये के अंदर है, वो 3,000 रुपया सालाना फ़िक्स टैक्स देंगे और उनके पास कोई शख्स उनको पूछने के लिए नहीं आएगा। ये एक इतनी खूबसूरत चीज़ थी कि चलो आपका टैक्स का कल्चर तो परवान चढ़े, हालांकि वो बहुत कम पैसे थे, लेकिन चलो मुझे आदत पड़ेगी तो मैं 3 से 5,000 दूंगा। अब ये जो बार हमारे ये एक छोटा सा खोखे वाला बैठा है, अब यकीन मानिए कि ये भी इतनी सेल करता है कि इसको 3,000 रुपये, अगर ये इसको कह दिया जाए ना कि तुम्हें सीडीए का कोई बंदा नहीं छेड़ेगा, कुछ नहीं होगा, तो ये भी बखुशी 3,000 दे देगा। मरियम नवाज़ ने ट्वीट कर दिया कि मिफ्ता भाई ये देखिए, ये हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, और ठीक 15 दिन के बाद उसको मिफ्ता ने वापस ले लिया और अब कुछ 1,000 रुपया या कोई 500 रुपये के ऊपर दोबारा कुछ बात हो रही है, और वो भी जिसका 10,000 से बिल ऊपर है। तो टैक्स कल्चर आपको डेवलप करना होगा। इस वक्त आपकी चंद लोग जिनसे आप ज़बरदस्ती 24 करोड़ के मुल्क में इस वक्त जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो तकरीबन 22 से 23 लाख है, गालिबन 24 लाख हो गई हो, गालिबन यही फिगर है। फिगर 1-2%, 5% हो सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान वाले नहीं हो सकते कि 40 करोड़ और जो है ना, तो 2-4% का फ़र्क उसमें हो सकता है। तो वो आपके जो है टैक्स के 22 से 23 लाख 24 लाख एक्टिव टैक्स पेयर मैं बता रहा था कि हैं, और जिसमें से 7-8 लाख जो है मुलाजिम हैं सरकारी, उनकी जो है रिटर्न्स जो है वो जाहिर बात है कि सरकार उनको पैसे काट कर देती है। उसके अलावा कुछ जो है ये जो आपके बैंक्स और कुछ इस किस्म के इदारे हैं, कोई 2-3 लाख वहाँ पर मुलाजिम। तो जो आप टैक्स पेयर तो आपकी सिर्फ सवाए इस इंडस्ट्री से जिससे आप ज़बरदस्ती ले लेते हैं। एक्साइज हर जगह। आप बताइए कि सिगरेट आप क्यों नहीं, पूरी दुनिया, आज इंग्लैंड के अंदर जो है
£25 की जो है वो सिगरेट की डब्बी है, आप क्यों 200 रुपये की बेच रहे हैं? लगाइए टैक्सेस के ऊपर, अपनी रेवेन्यू कलेक्शन देखिए कि आपकी कहाँ जाती है। और सीमेंट के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर जो आपके होल्स हैं उनको बंद करें, अपनी टैक्स की कलेक्शन डिपार्टमेंट को भी सीधा करें। और इसमें मैं तारीफ़ करूंगा कि इमरान खान के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ इस FBR की मद में। इसने कुछ बहुत अच्छे भी स्टेप्स लिए जिसमें कुछ बेहतरी कुछ शोबों के अंदर नज़र आई थी। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर रवैया ये है कि गवर्नमेंट देती कुछ नहीं तो मैं टैक्स क्यों दूँ? मुझे क्या बेनिफिट है? मैं आप क्यों टैक्स दें या मैं क्यों? जिससे ज़बरदस्ती ले लिया जाता है बस एडवांस टैक्स, तो वो उसी पर ये मुल्क चल रहा है। हमें इस कल्चर को प्रमोट करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो वो अपने लोगों पर खर्च करेगी। फर्स्ट वर्ल्ड में इसकी रेशो 40%, 50% तक भी टैक्सेशन, 42% तक की भी, 42 तक भी है। हमारे यहाँ सबसे जो ऊपर वाला स्लैब है वो अभी, अगर IMF नहीं होता तो IMF ने अभी इनकी रिवीजन करवाई है। पहले 6 लाख तक फ्री था, जिसकी आमदनी 50,000 रुपये महीना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था और उससे ऊपर स्लैब्स बनाए थे। इस दफ़ा IMF ने फिर ज़ोर दिया और उन्होंने डिक्टेशन अपनी दी है और आपको डिक्टेशन माननी पड़ी है। अब 6 से 12 की स्लैब में भी कुछ पैसे डाल दिए हैं और जो हाईएस्ट स्लैब है वो मेरा ख्याल है 35% के करीब जो हाईएस्ट स्लैब है वो जा रही है। तो टैक्स कल्चर के ऊपर लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का भी खुद एहसास करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा शफाफ निज़ाम बनाना चाहिए कि जिसमें टैक्स को प्रमोट किया जाए, खौफजदा ना किया जाए। बिजनेसमैन को आप पैसा वहीं पर आता है जहां पर माहौल साजगार होगा, तो आप खौफजदा ना करें। 25-30 आपने महकमे बनाए हुए हैं, जो 25-30 महकमे वो हर वक्त जो है ना वो खौफ की तरफ जा रहे हैं। तो इससे निकलते हुए, इससे कि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं कुछ जल्दी अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 हल की तरफ जो है ना वो एक सवाल मैं करूंगा और फिर आप ये बताइए। वो ये है कि हमारी इकोनॉमी और हमारे जो राउंड अबाउट्स में मुल्क हैं उनकी इकोनॉमी में बुनियादी जो फ़र्क है, जी क्योंकि उनके यहाँ की बड़ी कोई रेडिकल चेंजेस नहीं आई हैं, जी लेकिन उन इकोनॉमी ने अपने एवोल्यूशन में रहकर जो है अपना आउटकम दिया है जी और आज एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमें नज़र आता है। जी उस इन मिसालों को सामने रखते हुए वो बात कीजिए उसके साथ ज़रा। देखिए, जो है ना ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। देयर इज़ नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जिन ममालिक ने तरक्की की है उसका मॉडल सबके सामने है। मैंने पहले अर्ज़ की कि आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करना पड़ेगा। अगर आप बांग्लादेश की मिसाल दें तो वहाँ पर रियासत मज़हब से अलग है। इंडिया की मिसाल दें, किसी हद तक उनको सेकुलर होना पड़ता है और अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत अच्छा पैसा जो है वो खर्च करते हैं। बांग्लादेश पिछले 10 साल से जो आज वो रिज़ल्ट्स ले रहा है, वहाँ पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को करने के बाद उसके रिज़ल्ट्स उनको उनकी बढ़ती हुई एक्सपोर्ट की सूरत में भी नज़र आ रहे हैं। और आज के दिन के ऊपर भी अगर मुजीबुर रहमान की बेटी ने अगर भुट्टो साहब के नवासे को 16 करोड़ टके जो है वो अगर डोनेट कर दिए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए उनसे। तो आपको इन्वेस्ट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी इकॉनमी के ऊपर वो चले गए हैं। और लास्ट टाइम वो आए थे, जवाद साहब हमारे यहाँ पर लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बात बताई कि सस्ती बैटरियां बनाने का वो बात कर रहे थे। चूँकि उनका शोबा था केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो सस्ती बैटरीज बनाने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि रिलायंस ने उसको एक $100 मिलियन गालबन उन्होंने फिगर बताया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि $100 मिलियन की रिलायंस ने वो कंपनी ख़रीद ली है। चूँकि वहाँ पर स्कूटीज चलती हैं और चूँकि उसका बैकअप ज़्यादा नहीं होता उस बैटरी का, जो वो तैयार कर सकते थे तो बता रहे थे ज़्यादा उसका बैकअप नहीं है और वहाँ पर मार्केट, तो वो बहुत दूर तक देखकर इन्वेस्ट करते हैं। उनका एंटरप्रेन्योर भी जो है ना वो अच्छा इन्वेस्ट कर हम भी सकते हैं, लेकिन आपको ये हुकूमती सतह के ऊपर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। और स्टेक होल्डर्स आपके लार्ज सेक्टर नहीं होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होगी। अपनी टैरिफ लाइन को एडजस्ट करना होगा, सस्ता खाम माल लाना होगा, लोगों को रोज़गार देना होगा, तालीम के अच्छे मौके देने होंगे। वरना जो दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन आज भी तमाम लोगों को इकट्ठे बैठना होगा। अगर ये बात होती है कि जी मिसाके मईशत की, तो बैठना होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर हैं, हमारे आबाओ अजदाद भी यहाँ थे और हमारी अगली जनरेशन। बहुत आसान हल था जो पिछली महफिल में कह दिया गया कि कनाडा की लें,
और यहाँ से जो है वो बाहर चले जाएं, ये बहुत आसान है। और मेरे जैसे शख्स के लिए शायद और ज़्यादा आसान है कि आप एक प्लॉट बेचें और आप $8,50,000 की अगर अमेरिका एक नेशनैलिटी जो है वो आज भी दे रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर रहे हैं। $8.5 लाख के अंदर 3 महीने के अंदर आपको ब्लू पासपोर्ट जो है वो 5 महीने के अंदर आपको नेशनल बना लेंगे अपना कि और वो पैसा वो आप पासपोर्ट खरीदेंगे नहीं, वो पैसा आप ही का होगा, उस पर सूद भी मिलेगा और वो आपने इन्वेस्ट करना है और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपने क्रिएट करनी है। 1.2 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के अंदर आपको इंग्लैंड जो है वो आज अपनी नेशनैलिटी आपको दे देगा 6 महीने के अंदर। तो वो लोग भी आज तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। आपके पास बहुत सारे वेन्यूज़ हैं। और एक बात थी जो रह गई गुफ्तगू में, नहीं जिक्र हो सका, कि रवायती चीज़ों से हटकर हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने की भी ज़रूरत है। दुनिया में नई चीज़ें भी आपको जो है ना वो एक्सपोर्ट के ऊपर सिर्फ आपको इन्हीं रवायती चीज़ों के ऊपर ही नहीं सोचना, आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचकर कुछ नए भी शोबे ऐसे हैं जिसके अंदर आपको प्रमोट गवर्नमेंट को करना चाहिए और उसमें भी हमें आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया उमैर चौधरी साहब। हमने उमैर साहब की बातें सुनी हैं और मौजूद जो कुछ हमारे पास है उसमें रहते हुए हम कैसे अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, कुछ इनकी तजावीज़ है, जो कुछ इनके तसव्वुरात हैं। आप लोग इस हवाले से कैसे सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इट्स ओवर टू यू। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने स्टार्ट में जितनी भी बातें की हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच को सामने रख के की हैं। आपने कोई आसमानी हल बताने की बात नहीं की। आपने जो पहले सबसे बात की कि 2000 जो हमारा आर्मी का बजट है उसको हम कम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर आपने कहा 15,000 अगर हम एक्सपोर्ट खोल दें या ट्रेड खोल दें अपने बॉर्डर्स पे तो हमारे पास आ जाएंगे और हम वो तालीम पे लगा के इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 15,000 अगर आ जाते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, वो तालीम पे लगेंगे, ये कौन तय करेगा? तालीम अगर आप अपना करिकुलम उठाएं प्राइमरी का और सेकेंडरी का, तो तालीम इसलिए पीछे नहीं है सिर्फ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तालीम इसलिए पीछे है कि वो एक एजेंडा के ऊपर चलती है और उस एजेंडा के ऊपर चलने की वजह से वो 2000 आते हैं जो हम नहीं कम कर सकते। तो मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूंगा, आपने बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि हमें हल प्रैक्टिकल निकालना है तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने पैसे आ जाएं तो हम तालीम पे लगा के या हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करके ये कर लेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, क्या ये हो सकता है और क्या ये किया जाएगा और कौन करेगा? ये प्रैक्टिकल अप्रोच का पार्ट होना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। मेरे नुक्ता नज़र में ये एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट तो शायद नहीं होगा, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को शुरू करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने कहा कि एक प्रोसेस शुरू हो जाए, अगर लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि ये जो 4,000 अरब डेट सर्विसिंग के अंदर जा रहा है ये हमारे बहुत हार्ड अर्न मनी, ये अगर किसी घर का बजट ही सिर्फ 9500 हो और उसमें से 4,000 और 2,000 आपका सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर आपका खर्चा आ जाए इसलिए कि आपको अपने पड़ोसी से ख़तरा है, तो अगर ये अवेयरनेस आप पैदा करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर आप उस 2,000 को कम तभी करेंगे या उस 4,000 के ऊपर काम करना तभी शुरू करेंगे जब आपको मसले के अदराक हो जाए कि मसला है क्या। तो बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। और जब आपका ये एक दफ़ा प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर उम्मीद की जा सकती है, इस वक्त तो गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्रोसेस चला गया तो डाउन द रोड कहीं 10 साल 15 साल में हम फिर यूथ, क्योंकि चेंज अंदर से आनी चाहिए। जब आवाम बोलेगी अब बाहर से आकर तो किसी ने नहीं करना, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब इन बच्चों को जब कुछ नहीं नज़र आएगा तो फिर ये भी अफरियत बन सकते हैं। तो उस वक्त से पहले ही अगर हम संभल जाएं तो बहुत बेहतर है, वरना फिर अंदर से भी आवाम, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस कि फिर अंदर से भी ये चीज़ आएगी, आप बीमारी को आइडेंटिफाई कर लें, वो इलाज खुद निकाल लेंगे। हमें नहीं ये इतने बड़े अस्तबल फार्म हाउसेज और ये चीज़ें चाहिए, इनके ऊपर बहुत हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो हम अपनी जनरेशन्स पे लगा सकते हैं वो जाना चाहिए। इस वक्त तो कोई इम्कान या उम्मीद ऐसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए कि प्रोसेस शुरू करें। जी उमैर, आपने बहुत खूबसूरती से इस मईशत के मसाइल और मुमकिन हल बयान किए हैं और मैं दाद देता हूँ। और मेरा इख्तलाफ किसी
नुक्ते पर नहीं है, माँ सिवाय एक के, जहाँ आप इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च करो तालीम के ऊपर तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना खर्च करते हैं, जैसा कि अभी रुबीना ने इशारा किया, हम जितना खर्च करते हैं तालीम के ऊपर सो कम नहीं है। हम उतना ही खर्च कर रहे हैं फी स्टूडेंट जितना कि बांग्लादेश और इंडिया करता है, कि उससे थोड़ा सा शायद ज़्यादा भी करते हों। हमारी यूनिवर्सिटियों को जितना रुपया मिला है वो दुनिया में उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आप ये देखें कि 2001 के बाद, 2002 के बाद जितनी फंडिंग बढ़ी है, जितना इजाफा हुआ है, 10 गुना इजाफा हुआ 9/11 के बाद। उससे पहले यूनिवर्सिटियों की हालत देखिए और अब हालत देखिए, अब तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे चली गई। तो बुनियादी बात यह है कि आप पढ़ाते क्या हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। बेशक आप पॉलिटेक्निक्स खोलते चले जाएं, उधर वो सीखेंगे कुछ भी नहीं। तो तालीम का जो उसकी जो समत है सो गलत है, उसको दुरुस्त करना है। और चलिए बाकी बातें वो भी हमें करनी होगी। एक बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पहले तो हमारी रेंटल वैल्यू खासी होती थी कोल्ड वॉर के ज़माने में। फिर जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तब तो बोरियां आती थी डॉलरों की। अब वो सब कुछ बंद हो गया। अब हम सिर्फ इसी की उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया चाइना की जंग हो जाए तो फिर हमारी रेंटल वैल्यू कुछ बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कि तालीम की जो बात परवेज़ और रुबीना ने की, लेकिन मेरे ख़्याल में तालीम से हमारी मुराद सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं है, बल्कि बुनियादी सतह से हमें हकीकी तालीम देनी चाहिए अपने नौजवानों को, ताकि उनमें सोचने समझने की और एनालिसिस की सलाहियत डेवलप हो। जी, ये ज़रूरी है, सिर्फ हायर एजुकेशन की बात नहीं है। नहीं, मैं भी जब तालीम की बात कर रहा था तो मेरा उससे मकसद ये है कि आप तमाम जितनी भी हिस्ट्री से अगर आप शुरू हो जाएं, करिकुलम से शुरू हो जाएं, डॉक्टर साहब की तो खैर बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उनका इसके ऊपर, तो चैलेंज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी मुराद उससे ये है, इन्वेस्टमेंट से मेरी मुराद ये है कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक सच बताएं। अच्छी तालीम, जैसे आपने कहा, ग्रास रूट लेवल से इसके ऊपर शुरू करें। अच्छे इंस्टीट्यूट्स आपको, अच्छे उसातिज़ा आपको, अच्छे इदारे। अभी ये कारोबार है। मैं जब उसको कहता हूँ कि सरकार उसमें इन्वेस्ट करे, आप बताइए कि अगर आप कहते हैं कि बहुत अच्छे इदारे हैं, एक इस वक्त छोटे से छोटा भी इदारा, एक एवरेज घर का बजट ले लीजिए तो 25,000 30,000 एक मामूली बात है कि स्कूल की फ़ीस है, जो एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये सरकार का काम है कि बुनियादी तालीम किसी भी एक हद तक एक अच्छे मयार की सरकार उसको प्रोवाइड करे। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल मौजूद है, उनकी शिफ्ट्स हो सकती हैं। मैनेजमेंट का मसला जी बिल्कुल है, लेकिन मैं जब देखता ये हूँ कि जो तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करने से बिल्कुल क्वालिटी उसकी नीचे से लेकर ऊपर तक, जो बच्चे इस वक्त हमारे बाहर आ रहे हैं या जो यंग जनरेशन बाहर आ रही है, हमने तो एप्पल को एप्पल के साथ कंपैरिजन करना है। इनको जब मैं इंटरनेशनल इन्हीं के मुकाबले के किसी बच्चे के साथ देखता हूँ तो ये उसके साथ आधी जगह पर भी मुझे खड़े नज़र नहीं आते। तो फिर वहाँ पर तकलीफ ज़्यादा होती है कि इसने भी वही 14 साल की तालीम 16 में लगाए हैं और उसने भी वही 16 तालीम में लगाए, लेकिन वो ज़हनी इस्तेदाद भी शायद इसकी उससे कुछ बेहतर है उससे, लेकिन जो इस वक्त इनका एक्सपोजर और जहाँ पर ये खड़े हैं इल्म के तालीम के मुकाबले में, वो मुझे बहुत नीचे नज़र आता है। मेरा इसमें थोड़ा सा वो था एजुकेशन के हवाले से। आप समझते हैं कि अफोर्डेबल है हमारी एजुकेशन, स्पेशली जो हायर एजुकेशन है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर 90% ऑफ पाकिस्तानी पीपल टू अफोर्ड दैट। जी, मैंने यही अर्ज़ की है। और सेकंड, जो दूसरी तरफ मैं आऊँगा रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, जो सो कॉल्ड स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट होल्ड करती है, तो उनके ऊपर जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं, वी हैव टू वेव दैट ऑफ। और अभी हम जो बता रहे हैं कि 5500 या 100 अरब रुपये हम कलेक्ट कर चुके हैं या करेंगे, तो मेरे ख्याल में तो ये 3 टाइम्स कलेक्शन इससे जा सकती है। और आप जो है डायरेक्ट जनरल पब्लिक के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं उसको लो डाउन कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट इसमें वही है कि इनको आप प्राइवेटाइज़ क्यों नहीं करते, मतलब इनको दें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, वो दे कैन रन बिजनेस, वो फिर आपको टैक्स भी ज़्यादा देंगे। तो इस पर आपकी राय। देखिए, 52 इदारे ऐसे हैं कि जिसके ऊपर मोनोपली भी उनको बनाया जा रहा है इस वक्त, और उनके ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस भी हैं। और जब तक
ये अब अंदर से, ये मेरे बस की बात नहीं, ये किसी हम में से किसी के भी बस, हम में से कोई भी पॉलिसी बनाने वाला, हम बात कर सकते हैं, हाँ बात हम कर रहे हैं। ये आगही जब इसकी हो गई अंदर से ही, फिर लोग जब इसको बुरा समझेंगे कि ये 52 इदारे ये क्यों मुकद्दस गाय है, क्यों टैक्स एग्जम्पशन आपने इन इदारों को, और क्यों FM रेडियो जो है वो गालबन जो है वो इन्होंने ले लिए हैं, और अब उसके ऊपर भी इनकी मोनोपली गालबन जो है वो हो गई है। तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। दबे लफ्ज़ों के अंदर अभी बात हो रही है, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, यकीन मानिए कि आप इसको नहीं रोक पाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसका जो है वो इसको देता हूँ इमरान खान को इस बात में कि ये बात तो होनी शुरू हुई आम आवाम के अंदर। 15 से पहले 18 से पहले बहुत दबे लफ्ज़ों के अंदर ये बात, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे कि नाम लेते हुए भी हम लोग डरते थे, जो है ना दिफाई सर्विस या कुछ इस किस्म के, हम खुलाई मखलूक, और कुछ छुपे छुपे हम बात करते, हमें इतनी, क्योंकि अब तो कानून भी बना दिया ना कि आप बात भी नहीं कर सकते हो, आपको जो है वो कर लेंगे। तो बात होनी ज़रूरी है। इस यंग जनरेशन को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनका दोस्त कौन और इनका दुश्मन कौन, ये बिल्कुल वाजिया होना चाहिए। जब तक आप इनको क्लैरिटी से नहीं इनको बताएंगे, ये कंफ्यूज रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब बात हो रही है तो प्रोसेस शुरू हो गया। और जहाँ तक आपने एग्जम्पशंस की बात की, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हर एक के ऊपर टैक्सेशन उतना ही लगना चाहिए, और कोई जो है ना वो स्टेट विद इन स्टेट की कोई गुंजाइश नहीं, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी कि जो आपने कस्टम की बात की कि सबसे ज़्यादा जो 2 नंबरियाँ हैं वो कस्टम में होती हैं, तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्द कोई हल निकलेगा, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान के जितना कोस्टल बेल्ट और जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे कमिश्नर्स से लेके फ़ौजी अफसरान स्पेशल अपनी ड्यूटी लगवाते हैं, और उसमें पूरे उनके अपने होते हैं, इतने करोड़ इसके, इतने अरब इसके। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज़्यादा कोई जल्दी तब्दीली आएगी। और दूसरी बात, जो इंडिया की कामयाबी ये है कि इन हाउस प्रोडक्शन में उनके कपड़े से लेके जो लोकल ब्रांड है वो उन्होंने दुनिया तक फैलाया है। हमने लोकल की जगह उसको भी ख़त्म करके बाहर से ब्रांड लेके आए हैं और उनके आउटलेट्स बनाए हैं, उनको बेच रहे हैं। और जो लोकल हमारा जैसे कपड़ा है, खड्डी का जो कपड़ा बनता है, उसको कितने लोग अभी पहनना पसंद करते हैं। और तीसरी बात ये कि जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स की बात की, इन्होंने बात की हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटीज़, और ठीक है इस पे पैसा लगता है। पॉलीटेक्निक जो एजुकेशन है वो सबके लिए फ्री है, उस पर कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जो सूबों को जो इख्तियारात मुंतकिल हुए थे 18वीं तरमीम के बाद, उसके बाद से तब तक फिर भी कुछ काम हुआ था पॉलीटेक्निक के, उसमें इंटरनेशनली ये लोग जाते थे, बाहर से इनके लिए फंडिंग्स भी बहुत आती थी, ट्रेनिंग्स के लिए भी जाते थे, जॉब्स के लिए भी जाते थे। लेकिन उसके बाद से पैसे की जो खुर्द-बुर्द है वो ज़्यादा बढ़ गई सूबों में आके, और वो जितना पैसा है वो इदारे भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो सब सेक्रेटरी से लेके वज़ीर और टीचर और प्रिंसिपल वो सब इसमें लगे हैं कि कहाँ से कितना माल खाना है, क्या करना है, वो पढ़ा नहीं रहे। और इस वक्त भी जितने पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं उनमें आप जाके देख लें, ना टीचर आता है ना स्टूडेंट आता है, सिर्फ डिग्री मिलती है, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसकी बेस पे आपके पास एक डिग्री, आप कहीं पे कर लें जॉब। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ मुझे इसका हल ये नज़र आता है कि जो अपनी एक सेल्फ़ ऑनेस्टी है हर इंसान की, जो उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेचोर करती है, वो हम में से किसी में भी नहीं है, जिसकी वजह से वो एवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, हम मुसलसल नीचे आ रहे हैं। इस पे आप कुछ? तो देखिए, जो आपने सबसे पहली बात की वो तो आपका और मेरा उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि मैंने अर्ज़ की कि जो कस्टम के हेड की कराची के अंदर जो पोस्ट है वो बड़ी 1 अरब रुपए की 2012-13 के अंदर वो बिकती थी, और मनपसंद लोग वहाँ पर लगाए जाते हैं। और इसी तरह से ईरान से तेल भी स्मगल होकर यहाँ पर आता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर वलायती शराब जो है 3 गुना कीमत के ऊपर आखिर किसी पोर्ट से तो आती, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मिलती है तो 3 गुना कीमत के ऊपर मिलती है, तो कहीं से तो किसी पोर्ट से तो आती है, वो कोई तो उसको इंपोर्ट करता है जो यहाँ पर आती है। तो कस्टम मेरे नज़दीक, आपकी मेरी राय बिल्कुल उस पर एक ही है। दूसरी जो आपने बात की उसमें मुझे आपसे इख्तलाफ है, यहाँ पर इम्पोर्टेड ब्रांड कोई नहीं आया। अभी हम इम्पोर्ट्स को वैसे भी कंटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई कैल्विन क्लाइन का लीगल आउटलेट मौजूद नहीं है, कोई ह्यूगो बॉस का लीगल आउटलेट मौजूद नहीं है, अपने कपड़े के ऊपर टॉमी हिलफिगर का कोई लीगल आउटलेट मौजूद नहीं है। हम अपने कपड़े हमने यही बनाया सैफायर और निशात और कुछ इस किस्म के जो है वो चीज़ें हमने बनाई। हाँ, गलती कहाँ पर हुई? गलती ये हुई
कि एक उसमें आपका कोई मुसाबकती कमीशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। एक वो सूट जो 1000 रुपये का लॉन का 1200 रुपये का लॉन का एक आम आदमी को मुयसर होता था, अब वो लॉन के सूट के लिए हमने खाड़ी और इधर लाइनें लगवाकर और औरतों का रश लगाकर 12 से 15 हज़ार पर उसको पहुंचा दिया। ये प्रॉब्लम है। अभी कोई इंपोर्टेड कपड़ा पाका, और हमारी ख़वातीन मोस्टली जो पाकिस्तान की ज़्यादा जो तबका है वो वेस्टर्न क्लोथ्स इतने पहनती भी नहीं है, वो ज़्यादा ईस्टर्नी कपड़े जो है अभी तक भी जो है वो देहात में और ज़्यादातर इलाकों में 80% की अगर बात करें तो वही पहने जाते हैं। और उसकी कीमत को इतना ज़्यादा पहुंचा दिया गया कि अगर आप उसका वज़न करें तो 300 ग्राम का 350 ग्राम का एक कॉटन का सूट होगा। उसकी कॉटन का वेट लगाकर उसकी लागत और उसकी कॉस्टिंग अगर कर ली जाए और उसकी सेल प्राइस देख ली जाए तो उसमें इतना बड़ा फ़र्क आ गया हुआ है। यही आपकी इकोनॉमी को जो आम आदमी को रिलीफ देने की भी अगर बात करते हैं, पाम ऑयल जो है वो 2000 था आज से पीछे, आपका 150 पौने 200 में ऑयल का डब्बा था, 550 रुपये के ऊपर ऑयल पहुंच गया। पाम ऑयल आज फिर वापस 900 के ऊपर आ गया। तेल क्यों नहीं वापस आ रहा? कहाँ है आपका मुसाबकती कमीशन कि जो बैठकर इन प्राइसेस को रेगुलेट कर कर उसको वापस लेकर आया कि भाई ये कीमत बढ़ी भी थी तो अब इसको वापस भी जो है ना वो लेकर आना है। और एक ये जो रेस जो है वो इन्होंने लगा दी है, उसके ऊपर कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, आपकी अंडर इन्वॉइसिंग का भी एक जो है वो वैल्यू है। तो इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। इसके ऊपर तीसरा आपने पॉलिटेक्निकल की, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, सिर्फ डिग्री मिल रही है, हमें अपनी जनरेशन को तब्दील करना। अब ये एक इंतहाई मुश्किल काम है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। हम बहुत ख़राब हो चुके हैं, हमारी ज़हनी हालत। अगर एक आम शख्स, आप सिर्फ अपने एक आम शख्स यहाँ से निकल कर इंटरनेशनल ट्रैवल कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि वो ज़हनी सतह पे अभी दुनिया के साथ वो कितना नीचे। उसको लाइन लगा क्यू का कॉन्सेप्ट नहीं, उसको बुनियादी बेसिक चीज़ें भी नहीं अभी पता, दुनिया बहुत आगे निकल गई। इससे पहले कि ये फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आज भी डायरेक्शन को ठीक करना होगा और हमें ही करना है और लोगों ने ही अपने आप को तब्दील करना है। जो आपने कहा कि अभी तब्दीली हाँ नहीं आ रही, ये ज़हनी तौर पर हम बांझ होते जा रहे हैं। लेकिन एक तरीका यह है कि खामोशी के साथ बैठ जाए, एक ये है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और लोगों को कहें कि हमें अपने अंदर से भी तब्दीली लेकर, हमें दूसरे का हकूक़ का भी ख्याल करना है। अभी हम बुनियादी एटिकेट से भी बहुत दूर है, हम सड़क के ऊपर किसी का ख्याल नहीं करते। हम कहते हैं कि मेरा जो है आंगन ना जले बाकी सारा गुलिस्तान जले। तो इस रवैये से निकलकर हमें कम्युनिटी के ऊपर सोचना, एक दूसरे की मदद कर कर और एक दूसरे की ज़हनी सलाहियत के ऊपर उसको एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए और इसके ऊपर हमें कोशिश भी करनी चाहिए। सर क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने पूछ लिया, जैसे इसने मेंशन किया कि बलूचिस्तान का, और सर ने भी बताया एजुकेशन से रिलेटेड। सर बीइंग अ स्टूडेंट, मेरा पहले तो मैं माशी बहरान का बात करूँगा कि बलूचिस्तान में जैसे अभी फ्लड्स आए डिफरेंट एरियाज़ में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, तो वहाँ पे जो फ्लड्स आए तो उन लोगों को बेसिक्स जो अकोमोडेशन होते हैं, जो चीज़ें होते हैं वो नहीं मिल रहा होता। और फिर जो तालीम की बात आ जाती है कि 2010 से लेकर उस टाइम जब फ्लड्स आया तो तालीम का निज़ाम जो कंसेप्ट था वो ख़त्म ही हुआ, पानी ही लेकर ले गए। फिर इसी तरह अभी 2022 में जो आए, मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जो मुआशी बहरान आता है वो सूबों में आता है, इस तरह नहीं है कि जैसे फेडरल में आ रहा होता है। फेडरल में जो बंदे होते हैं वो अच्छा खासा लाइफ गुजार रहा होता है, स्टडी के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से उनकी लाइफ सही जा रही होती है। अगर देखा जाए प्रोविंस तबाह है, जैसे इसने मेंशन किया कि वहाँ पे भी इसी तरह है। बड़े लोग, मतलब बड़े ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर, इस तरह आर्मी के और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो बंदे होते हैं वो पैसे देते कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे। इवन बहुत बड़ा रकम देते, करोड़ों में देते कि मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र करे। फिर वहाँ से जो डेली बेसिस पे पैसे आते, जैसे चमन बॉर्डर है, तफ्तान बॉर्डर है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रहा होता है वहाँ से। दूसरी बात ये है सर, मेरे एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे आपने बताया कि हम लोग जो आउटपुट आज कल आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनको पता ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज़ में डिग्री की हुई है, इकनॉमिक्स में की हुई है, फिज़िक्स में की हुई है, मुझे उसका बेसिक्स नहीं है पता। मैं ग्रेजुएट होता हूँ, मुझे इसका बेसिक्स नहीं पता होता, और यूनिवर्सिटी वाले मुझे डिग्री दे देते। वो जैसे वो शिप्स नहीं जा रहे होते, मार्केट में जा रहे होते, बस वही यही चीज़ आ रही है मार्केट में। स्किल्स नहीं है हम लोगों के पास, और फिर हम लोग वही ख्वार होते जा रहे होते मार्केट एक दरवाजे पे। और दूसरी जगह अगर प्राइवेट जगहों पे जाए जॉब्स के लिए, वो तो सबसे बड़ी क्वेश्चन यही पूछता है कि एक्सपीरियंस क्या है। तो आप जब मुझे अपॉर्चुनिटी दोगे तो मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा।
ये सर मेरे काइंडली जैसे आप बता रहे हो कि हम लोग बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं, हाल में यही पूछ रहा हूँ कि इसका नताया देखिए अभी सोल्यूशन तक क्या है? जी, जो आपने डिज़ास्टर की बात की है बहुत बड़ा है, अलमिया है, मुल्की सतह के ऊपर है। अभी तक जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कोई तखमीना तो इसका नहीं दिया सरकारी तौर के ऊपर। हाँ, लेकिन कोई लगभग 35 लाख एकड़ के करीब रकबा तखमीना ये है थोड़ा सा कि इतना 35 लाख एकड़ जो है अफेक्ट हुआ है इससे, और तकरीबन हर 7वां पाकिस्तानी इससे अफेक्ट हुआ है। तो अगर एक घर में एक बाप के पास भी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं होंगे और वहाँ पर भी आफत आ जाए, तो हमारे पास मसला तो यही है कि पैसे ही नहीं है। बाहर से अब कुछ एड्स वगैरह आ रही हैं, और आप भी समझते हैं कि NGOs का अभी तो हमने काफ़ी हद तक उनको मनपसंद सिर्फ लोगों को हम आगे बढ़ने दे रहे हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो भी हमने सरकारी सतह के ऊपर पॉलिसी बना ली है कि उनको हम नहीं पनपने नहीं देंगे इस मुल्क के अंदर, बहुत सारे बहानों की वजह से। तो ये कुछ पैसे आएंगे, ये अपनी मदद आपके तहत होगा, ये बात ज़हन के अंदर रख लीजिए कि अभी कुछ गवर्नमेंट कुछ नदियाँ बहा देगी यहाँ पर दूध शहद की, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये अपनी मदद आपके तहत होगा, जिनके ऊपर ये बीती है ये उन्हीं के ऊपर ही बीती है, और इंडिविजुअल भी कुछ मदद करेंगे और कुछ चीज़ें करेंगे, और हम इससे रिकवर किसी हद तक करेंगे, लेकिन बहुत वक्त लग जाएगा। जहाँ तक आपने बात की है, मैं यही समझता हूँ कि इसमें दोनों तरफ का कसूर है। इंस्टीट्यूट्स जो है ना वो नहीं दे रहे, बच्चों को कुछ नहीं दे रहे, और बच्चे भी नहीं कोशिश कर रहे। आप एक्सपीरियंस जो है वो इस मुल्क में इतनी जो है ना वो कमी है क्वालिटी की, आप कोई काम शुरू कर दीजिए, कुछ काम आप जूतियाँ गांठना शुरू कर दीजिए, लेकिन क्वालिटी की गांठी आप यकीन मानिए आप इस्लामाबाद में मशहूर हो जाएंगे कि इससे अच्छी जूती कोई नहीं गांठता, यहाँ पर 100 रुपया ज़्यादा देकर जूती करवा लो। आप भी हिम्मत करें, मसला हमारे अंदर भी है, बच्चों के अंदर। वो तालीम नहीं दे रहे ना दें, आप तो इस जंग लड़ने के लिए तैयार हो, मेरे जैसे लोग भी तो बाहर निकले ना। आप लगाइए यहाँ पर, कहिए कि मैं ऐसी खजूरें बेचूंगा रमज़ान में कि ऐसी खजूर कोई नहीं बेचेगा, उनके मजहबी जज्बात भड़का कर अच्छी खजूरें बेचें इनको ठीक है, तो अपने अंदर भी वो चीज़ लेकर आइए कि यार देखिए कि ये मार कहाँ पर खाते हैं, मैं कब कौन सी चीज़ कैसे बेच सकता हूँ। इस मुल्क में सारे ही सौदे, तारिक जमील भी बेच रहा है, कासिम अली शाह भी बेच रहा है, तो सारे ही सौदे बेच रहे हैं। मदनी तकिए भी, गिलाफ भी बिक रहे हैं, वो मोटरसाइकिल के दरमियान में रखने के लिए तो आप भी बेचिए भाई, कुछ ना कुछ बाहर निकलिए, आप भी तो हिम्मत करिए, आप भी तो घर रहा करिए ना, करे कि अब्बा ने पैसे दे दिए, ये मेरी जेब खर्ची है और मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। अरे भाई, यहाँ पर आप होटल का दरवाज़ा खोलने के ऊपर खड़े हो जाओ, सुबह एक मुस्कुराहट लेकर खड़े हो, दरवाज़ा खोलो, शाम तक उस मुस्कुराहट को ना जाने दो। आप यकीन मानो आप दूसरों से ज़्यादा पैसे लोगे, आप काम करने के लिए निकलो। हाँ जी 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 इससे तो बड़ा धंधा जो है वो। मेरा एक कमेंट है और एक सवाल है। कमेंट ये है कि मेरे ख्याल में आपने इमरान खान की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर दी। वो फ़ौज के बारे में बोल तो रहा है, और लेकिन कहीं वो ये नहीं कह रहा कि फ़ौज अपनी आइनी हुदूद में रहे, वो कह रहा है आइनी हुदूद के बाहर रह के मुझे गोद में लो। ठीक है, पहली बात ये। सवाल दूसरा जो था वो ये था कि देखें, जब अंग्रेज़ यहाँ से गया तो इंडिया के पास एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो उनके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना आसान हुआ। मुझे नहीं इल्म, लेकिन मेरे ख़्याल में बांग्लादेश का जो ख़ित्ता आज जो बांग्लादेश है, उनके पास ये चीज़ नहीं थी, उनकी भी इंडस्ट्रियल हालात वही थे जो हमारे हैं। तो फिर किस तरह उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे वो क्योंकि अगर वो कपड़ा बना रहे हैं उन्हें भी हैवी मशीनरी तो इंपोर्ट करनी है, तो व्हाट डिड दे डू? देखिए, बांग्लादेश के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से उनके पास कॉटन नहीं है। उनकी जो आपके पास तो कॉटन भी मौजूद है, उनको तो कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और उसमें भी 30 दिन या 21 दिन का वक्त डाल लीजिए, तो उनकी शिपमेंट्स में तो और ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उधर की किसी इंडस्ट्री को विज़िट करें या उनका काम करने का, या इंटरनेशनली अगर आप उनका कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें, वो बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं। उनको सपोर्ट भी मिली, ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं मिली, उनको कुछ सब्सिडीज़ भी मिली, उनको जो है वो भी एक फैक्टर था, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया। अभी भी उनकी कुछ हालत बहुत अच्छी नहीं, लेकिन 50 बिलियन की एक्सपोर्ट फिर भी वो टेक्सटाइल से ही कर रहे हैं, और उनकी लेबर जो है वो हमारी लेबर से कहीं बेहतर है। इस खित्ते की जो सबसे बेहतर लेबर है वो चाइनीज़ लेबर। चाइनीज़ लेबर, आपके लिए शायद ये एक ख़बर हो कि चाइना की लेबर इस वक्त यूरोपियन लेबर से ज़्यादा, एक मैं बिल्कुल बुनियादी लेबर की बात कर रहा हूँ जो मज़दूर है, चाइना की लेबर इस वक्त
इटली की लेबर से ज़्यादा महंगी हो गई है। इटली के अंदर इस वक्त टेक होम आपका टैक्सेशन काट कर 1200 यूरोस टेक होम, 1300 यूरोस टेक होम है। और चाइना के अंदर इस वक्त 12,000 युआन, जो इस वक्त लगभग कोई 33 रुपये के करीब है, वो बुनियादी बीजिंग शंघाई के ऊपर बुनियादी लेबर हो गई है। और उनकी आउटपुट इतनी ज़्यादा है कि एक आदमी वहाँ पर जो आउटपुट देता है, पाकिस्तान के अंदर 10 लोग वो आउटपुट नहीं दे सकते। मुझे सी पैक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि आपने अगर ये दरवाज़ा खोल दिया, वहाँ से जितनी उस मार्केट में पैसा मौजूद है, वो अपनी एक कनाल की जगह बेचें, सिर्फ एक कनाल इतना सा खिता बेचें ना इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर, तो सेम वही इंडस्ट्री वो पाकिस्तान के अंदर 16 कनाल पर लगा सकता। इतनी महंगी जो है, और वो जब उनकी प्रोडक्टिविटी, वो आपकी लेबर को नहीं इस्तेमाल करेंगे अगर वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, वो अपने वो 2 लोग लेकर आएंगे जो आपके 20 लोगों के मुकाबले के अंदर काम करते हैं, और शाम को अपने मालिक के साथ खैर ख्वाह। जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे अपने अंदर भी मसला है, हमारे आगे ना जाने की सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी मैन पावर और फोर्स है। ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, इसको तमाम हकूक़ चाहिए, लेकिन हम बुनियादी तौर पर हम काम करने के लिए तैयार ही नहीं। हम चाहते हैं, और क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। हम कचरा बना रहे हैं जिस वजह से जूतियाँ खा रहे हैं। आप क्वालिटी बनाना शुरू कर देंगे, चाइना के छोटे छोटे शहर कस्बे, उसके अंदर बहुत अमीर बिजनेसमैनों को मैंने जेब में डॉलर डालकर सड़कों पर, देखिए वो 40-50 हज़ार डॉलर की परचेज़ करेगा, 10,000 डॉलर खर्च भी कर आएगा उनके स्ट्रक्चर पर, कपड़े भी धुलवाएगा, होटल से खाना भी खाएगा, वो 20,000 डॉलर। उनकी इकॉनमी की रोटेशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो क्वालिटी बनाते हैं। आप वो चीज़ इंपोर्ट, टर्की का बिजनेसमैन वहाँ आपको नज़र आएगा, मिस्र का, वहाँ ना, इजिप्ट से, पाकिस्तान से, बंगाली, सब लोग वहाँ पर रॉ मटेरियल की तलाश में जाएंगे। तो आपको अपने स्ट्रक्चर को, आपको भी उसी, कोई दोबारा व्हील को इन्वेंट नहीं करना। इसी फार्मूले के ऊपर बंगालीज ने भी तरक्की की है, आपको भी यही फार्मूला, और इंडिया भी इसी फार्मूले के ऊपर। और इमरान खान की तारीफ मैंने बिल्कुल नहीं की है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बात होनी शुरू हो गई है और चलिए उसने शुरू कर दी, मैं तारीफ बिल्कुल नहीं की। लास्ट बात लेंगे जी, आखिरी क्वेश्चन। जी, बात इधर से स्टार्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर मैं एक पिछले दिनों गया तो मैंने देखा कि एक दुकान पर लिखा हुआ था कि दूध इतने रुपये किलो, फिर थोड़ा खालिश दूध इतने रुपये किलो, फिर वाकई खालिश दूध इतने रुपये किलो। तो वहाँ भी हम चीज़ें ले रहे हैं, हालांकि अगर हम कोशिश करें तो हम उसको एक ही दूध पर ला सकते हैं। तो ये हमें एक तो बर्दाश्त करने की, बियर करने की आदत हो गई है। और मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो चीज़ें हमने बात की आज बांग्लादेश और इंडिया की ज़्यादा, तो जो चाइना की जो चीज़ें हमने फेस की हैं, जिसमें टेररिज्म आता है, मार्शल लॉ आता है, वार ऑन टेरर में हमने गुजारा, तो ये फैक्टर उन्होंने बर्दाश्त नहीं किए, तो इसलिए शायद हमारी इकानमी उनसे नीचे गिर गई। उसके बाद इकानमी और डिफेंस ये साथ साथ चलते हैं, इसमें आप दो राय, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना, पिछले दिनों की बात है कि 90s की बात करें या 80s की बात करें, चाइना को कोई भी घास नहीं डालता था। जब से उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत किया है ना, आज देखें वो ताइवान में छोटी सी मिनिस्टर ने विज़िट किया तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, हांगकॉन्ग में जो हो रहा है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। तो डिफेंस तो लाजमी है। तो उसके बाद एक और है कि आपने बात की कि हम इन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी टूरिज़म की इंडस्ट्री को बूम करें, अगर एग्रीकल्चर को बूम करें, तो बेहतर नहीं हो सकता, इसमें हमारी इकानमी बेहतर हो जाए। देखिए, जो आपने पहली बात की है ना, उसमें ऐसा है, ठीक है, डिफेंस साथ साथ चलता है, उसकी रेशो के ऊपर हमने बात की है, चलता तो ज़रूर साथ साथ है। लेकिन जो आपने बाकी मुल्कों का कहा, उनका डिफेंस मजबूत हुआ, अगर वहाँ पर डिफेंस मजबूत हुआ है ना, तो डिफेंस में पूरी दुनिया के अंदर पैसे खर्च किए जाते हैं, अमेरिका में भी किए जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेट वहाँ से ऑब्सलीट हो जाता है तो वो सिविल को दे भी दिया जाता है। आज आपका 4G की टेक्नोलॉजी, अगर आपने कोई चोर पकड़ना है ना, तो 4G की टेक्नोलॉजी के लिए आपके SSP को दरख्वास्त देनी पड़ती है ISI के किसी बंदे को कि हमें 4G लोकेटर दे दें। तो टेक्नोलॉजी, अगर आप JF-17 थंडर बना सकते हैं ना, आपका डिफेंस बहुत ज़रूरत है, आपको JF-17 थंडर बना सकते हैं, तो LCD भी बना लें, वो उससे बहुत आसान है। अगर आप अल खालिद टैंक बना सकते हैं ना, वहाँ पर आपने पैसा खर्च कर दिया, तो लोकल व्हीकल भी बना लें, फिर उसको सिविल के अंदर देनी शुरू कर दें फिर उन चीज़ों को, तो फिर तो ठीक है। तो फिर तो मैं कह दूंगा कि आप उधर दें और लोकल तक ये बातें आ रही हैं। तो एक तो हो गई ये बात। अब आपकी दूसरी बात थी टूरिज़्म। मैंने आपसे पहले कहा कि मल्टीपल, इसके ऊपर कोई एक सेशन रख लेंगे, क्या एक्सपोर्ट की और मुमकिनात हैं। ये एक मुमकिनात में से एक ज़रूर टूरिज़्म जो है ना वो है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो आपके बुनियादी रवैये हैं वो बदलने पड़ेंगे। जब तक आप अपने बुनियादी रवैये नहीं बदलेंगे, मेरे अभी पिछले महीने एक दोस्त जो है वो अमेरिका से आए थे, उन्होंने वहाँ से उनकी बेगम ने एक टूर एंड उस ट्रैवल कंपनी से
नॉर्दर्न एरियाज़ का 12 लाख रुपया देकर 5 स्टार होटल के अंदर मैं वहाँ पर कुछ बुकिंग्स करवाई और वो सारी चीज़ें, और जब वो उतरे तो उन्होंने 2 जीप्स बुक करवाई थी। जब वो उतरे टूरिज़्म के ऊपर तो उनको FX गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई थी और उनको उस होटल से ज़्यादा कहीं पर के कल ठहराते हैं, परसों ठहराते हैं, और 4 दिन के बाद पूरी दुनिया में आप अभी ऑनलाइन दुबई से लेकर टर्की तक चले जाइए किसी टूरिज़्म की जगह के ऊपर, वहाँ पर आपके साथ आप होटल की बुकिंग करवाइए, आपके उसी होटल में जाएंगे, वरना कानून उसको पाबंद करेगा। तो ये हमारा दूध, जिस तरह मैंने पहले जिक्र की कि हमारा इस वक्त बुनियादी मसला यही है कि हम एक मुनाफिक कौम बनते चले जा रहे हैं, ज़हनी तौर पर बांझ होते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर तभी बात होगी जो हमने पहले सारे इसबाब किए कि अंदर से भी तब्दीली आनी है, स्ट्रक्चर भी बेहतर करना है, और ग्रेजुअली फिर उम्मीद की जा सकती है कि हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैं एक्सक्यूज मी सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है सर। जब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था तो सर ने कहा कि यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। यहाँ पर हमने तो आज पूरा दिन नेगेटिव बातें सुनी इस मुल्क की इकॉनमी पे, थोड़ा सा तो कोई पॉजिटिव या कोई ऑप्टिमिस्टिक स्पिन डाले सर। इस तरह से कर लेते हैं कि एक सेशन पूरा रख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने आज वक्त कुछ थोड़ा था और हमने जो मुमकिन हल थे जिसके ऊपर अभी बात हुई कि टूरिज़्म जिसमें से एक है, तो इसके ऊपर एक पूरा चार्ट है, एक पूरा रोड मैप है। ये तो अभी सिर्फ हमने मसाइल का भी तो मैंने सिर्फ अपना मसाइब डिस्कस किए हैं, फ़ज़ाइल तो किए ही नहीं अभी मैंने तो ये तो सिर्फ मसाइब। तो एक पूरा सेशन रखेंगे कि देखिए ये तो वो प्रॉब्लम है जो हम सबको पता है, लेकिन चूंकि वक्त की आज किल्लत थी तो हम उसके ऊपर नहीं जा सके कि ये जो डेफिसिट है इसको कम कैसे करना है। असल के अंदर ऑप्टिमिज्म ये है कि हमने ये 9500 को 14,000 के ऊपर हम एक साल में लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि वक्त नहीं था बात, ये 18,000 के ऊपर भी जा सकता है, और वो 18,000 ऑन द कार्ड्स मौजूद है, हो सकता है ये 18,000। दूसरी बात ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाना है, वो जो इक्वेशन की हमने स्टार्ट में बात की थी कि 60 को 80 और 80 को 60 कैसे करना है, तो हम अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते को एक सेशन रखते हैं जिसके ऊपर इसके इम्कानात को और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको डिस्कस करेंगे, तो होपफुली कवर हो जाएगा ये। चाहते हैं ओके कर लीजिए, माइक दीजिए प्लीज। टाइम हो गया है। जी जी, मैं अब नौजवान को ना नहीं किया जा सकता, वरना वो कहेंगे आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। सर, हाउ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस कैन हेल्प इन ऑल दैट? अभी तक जो सब चीज़ों की बीमारी है वो है वीक इंस्टीट्यूशंस, चाहे कस्टम है, आर्मी है, जो भी है, जो भी करप्शन होती है वीक इंस्टीट्यूशंस की वजह से होती है जी। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए, मैंने उसकी बात मैंने पहले दोहराई थी कि आपको स्टेक होल्डर्स को बिठाना होगा, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं। अभी तक आप जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाते। एक हुकूमती सतह के ऊपर इसकी भी तफसील में किस दिन एक प्रोग्राम करेंगे कि आपके बजट के अंदर तजावीज़ आपकी चैम्बर्स भी देती हैं, चीज़ें देती हैं। एक सेनेटर उसको जो है, क्यों सेनेट की सीट इतनी महंगी बिकती पाकिस्तान में? इस वजह से कि एक सेनेटर उसको वीटो कर दे या बजट उससे पहले उसके ऊपर एतराज़ उठा दे, या जो है ना वो इसीलिए महंगी बिकती है क्योंकि आपने एक मखसूस लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अभी पिछले दिनों आपके इधर इस्लामाबाद के FBR के अंदर एक साहब जो है वो मैंने एक्स FBR के चेयरमैन एक 18वें ग्रेड के ऑफिसर के पास बैठे देखे। तो उस ऑफिसर से मैंने पूछा कि ये क्यों आपके पास आए, ये तो एक्स चेयरमैन और आपके बॉस रहे हैं और आप तो इतनी निचले हैं। उन्होंने कहा ये यहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद ये एक मल्टीनेशनल के पैनल पे चले गए हैं और कैन के ऊपर जो वो होता है सिल्वर, उसका जो होता है उसकी ड्यूटी रिड्यूस कराने के लिए अगले बजट के अंदर उसके लिए जो है ना यहाँ पर वो कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। तो अब ये उसके पैनल की तनख्वाह के ऊपर है और इनकी पता नहीं कितने मिलियन तनख्वाह है, और उसी बजट के ऊपर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो ये कैन होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसकी ड्यूटी जो है 25 से उठाकर 5% कर दी थी। तो इदारों के लिए आपको ऐसे लोगों को नहीं, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाना अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है। और जो पहले बात हुई थी, हाँ बिल्कुल सही है, बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने ये कू को रोका, 2003 में शायद 92 में हुआ और फिर 2003 में हुआ। उसके बाद फिर आप सिमत दुरुस्त हो जाए, फासला जल्द या बदेर तय हो जाएगा, या दौड़ेंगे या पैदल चलेंगे, कछुए की रफ्तार से भी सिमत बदल जाए तो आ जाएगा। अभी हम बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हैं, तो हमें जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को बिठाकर और आम लोगों को भी अपनी बात अब पहुंचानी है, आगे जाना है। आपने भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालना है इसके अंदर। सरकार से कोई तवक्को मत रखिए। अब हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं से तब्दीली अपनी अपनी जगह के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज लेकर आनी है। जिस जगह पे कर रहे हैं अगर ईमानदारी हो जाए तो दूध तो 1 किलो मिलेगा ना खालिस फिर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों,
दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए इनकलाब का इंतज़ार करते हैं, और चाहे वो सब्ज़ हो या सुर्ख हो। और एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मौजूदा हालात में हम चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। ये दो तरह की सोच ही चल रही होती है, और हमारे यहाँ भी यही चल रही है। अब तब्दीली का जो अमल है वो बहरहाल दाखिली सतह पर ही होता है। ये वो मुल्क है जहाँ पर सियासी, समाजी, इखलाकी, इल्मी और मुआशी तहरीकें उभरती रहीं, लेकिन आज हमें कोई तहरीक नज़र नहीं आती है। तहरीकें क्यों उभरती हैं और उन तहरीकों को उभारने में किन किन तबकात का किरदार होता है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो उस्ताद हों, चाहे वो फ़नकार हों, ये सारे एक बयानिया बनाने में अपना एक किरदार अदा करते हैं और उसके ज़रिए से एक एहतजाज, एक मज़ाहमत और एक दबाव पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होती हैं। हमारे यहाँ जब मैंने लफ्ज़ ऑप्टिमिस्टिक इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से समझने की कोशिश करें और उसके हल निकालने की कोशिश करें और उस पर कोई कंसेंसस बनाते हुए आगे बढ़ें। ब्लैक होल जो है इस स्टेज पर इसी तरह के काम करने के लिए एक जद्दोजहद कर रहा है कि एक ऐसी अवेयरनेस दी जाए जो बहरहाल किसी न किसी कंसेंसस के ऊपर जाए और उसके नतीजे में हम कुछ ऐसी समाजी तब्दीलियों की तरफ बढ़ें जो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिला सके। आपका बहुत शुक्रिया।